हाँ जी भाई। गुड इवनिंग सभी को। नमस्कार। नमस्कार भाई, नमस्कार। गुड इवनिंग। क्या हालचाल, कैसे हो? चलो स्टार्ट करें। हम्म। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। चलो। हाँ जी भाई, नमस्कार। जय हिंद भाई, सभी को जय हिंद, नमस्कार, राम राम सभी को। क्या हालचाल, कैसे हो? चलो स्टार्ट करते हैं। ऑप्टिक्स है ना, ऑप्टिक्स अपने वेव्स अपने ऑप्टिक्स के बाद में करेंगे ना? पहले अपने ऑप्टिक्स करते हैं। ऑप्टिक्स लेक्चर नंबर 01। थर्मोडायनेमिक्स के सारे लेक्चर अपलोड हो चुके हैं, काइनेटिक थ्योरी के पेंडिंग है। काइनेटिक थ्योरी के कल अपलोड कर देंगे अपने। और फिर स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स बचेगा तुम्हारा, है ना? जो थर्मोडायनेमिक्स है उसके लेक्चर सारे अपलोड हो चुके हैं, उसका असाइनमेंट भी अपलोड हो जाएगा, है ना? लेक्चर कंप्लीट है। और काइनेटिक थ्योरी, इसके लेक्चर कल अपलोड हो जाएंगे। ठीक है भाई। हम्म। जैम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, टीफर जस्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये ऑप्टिक्स। और इवन नेट के लिए और गेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ऑप्टिक्स नेट और गेट में भी आती है। ठीक है। हाँ, ऑप्टिक्स सभी एग्जाम में आती है, चाहे नेट की बात करें, गेट की बात करें, जस्ट की बात करें, टीफर की बात करें, है ना? और बार्क की बात करें, जैम में तो है ही। सभी एग्जाम में यूजफुल है ऑप्टिक्स तो। चलो, देखो इसमें अपने जो मेन टॉपिक अपने पढ़ेंगे, सबसे पहले अपने इसमें पढ़ेंगे ऑप्टिक्स में इंटरफेरेंस, है ना? सबसे पहले अपने इसमें डिस्कस करेंगे फर्स्ट टॉपिक अपना इंटरफेरेंस। और फिर अपने इसमें डिस्कस करेंगे डिफ्रैक्शन। इंटरफेरेंस एक बड़ा टॉपिक है, एक बड़ा पूरा चैप्टर ही होगा इंटरफेरेंस कंप्लीट। हाँ, पूरा एक चैप्टर होगा। एक डिफ्रैक्शन एक पूरा एक अलग चैप्टर होगा, पोलराइजेशन एक पूरा अलग चैप्टर होगा। ऑप्टिक्स में तुम्हारे तीन चैप्टर है, तीन चैप्टर है इसमें। एक तो पूरा इंटरफेरेंस, और एक होगा तुम्हारा डिफ्रैक्शन, और एक होगा तुम्हारा पोलराइजेशन। ये तुम्हारे तीन चैप्टर है। हाँ, करो भाई, सॉल्व करो उसको। 25 क्वेश्चन रह गए, 25 क्वेश्चन तक हमने कर लिया था, 25 क्वेश्चन रह गए उसके। पोलराइजेशन ये अपलोडेड है, ये अपलोडेड है। ये दोनों अपने को करने हैं। क्वेश्चन भी बहुत करवाए हुए हैं यहाँ पे पोलराइजेशन में। इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन हमें करना है। ठीक है। चलो, इंटरफेरेंस की अपने बात करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा अपने वेव्स के बारे में बात करते हैं। वेव्स, जब अपने वेव के बारे में बात करते हैं तो वेव क्या होती है? वेव एक फिनोमिना है जिसके थ्रू अपने किसी एक क्वांटिटी को एक जगह से दूसरी जगह तक, या किसी एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह तक फ्लो करवा सकते हैं, है ना? वेव एक ऐसा फिनोमिना है जिसके जरिए, है ना, अपने एक फिजिकल क्वांटिटी को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। वो फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास में एनर्जी हो सकती है, वो फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास में प्रोबेबिलिटी हो सकती है, वो फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास में टेम्परेचर हो सकता है, हीट हो सकती है। कोई भी वो फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है जिसको अपने एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफर करते हैं। इन जनरल अपने एनर्जी की बात करते हैं। वेव इज ए फिनोमिना इन विच वी कैन ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। जब अपने वेव की बात करते हैं तो वेव में हमारे पास में दो मेन क्वांटिटी होती है ना? जो वेव फिनोमिना है उसमें दो मेन क्वांटिटी है। इन वेव क्या होता है हमारे पास में? वेव इज ए फिनोमिना in which
वी कैन ट्रांसफर एनर्जी, अपने इन जनरल एनर्जी लेते हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन स्पेस, इसको अपने वेव कहेंगे। हाँ ठीक है, रे ऑप्टिक्स में भी अपने डिस्कस करेंगे इसको, बट थोड़ा बहुत वेव के बारे में जान लो ऑप्टिक्स स्टार्ट करने से पहले। अब जब भी अपने वेव की बात करते हैं तो इसमें दो चीजें होती है, एक तो होती है ओसिलेटिंग क्वांटिटी और एक होती है फ्लोइंग क्वांटिटी, है ना। जब भी अपने वेव की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास में दो क्वांटिटी होती है, टू क्वांटिटीज आर देयर, टू क्वांटिटी। फर्स्ट होगी हमारे पास में ओसिलेटिंग क्वांटिटी, और जो सेकंड क्वांटिटी होती है दैट इज फ्लोइंग क्वांटिटी, जो फ्लो हो रही होती है ना। दोनों, किसी भी वेव की बात करो दोनों क्वांटिटी होना जरूरी है, उसमें ओसिलेटिंग क्वांटिटी भी होगी, उसमें फ्लोइंग क्वांटिटी। अब ये ओसिलेटिंग क्वांटिटी फ्लोइंग क्वांटिटी क्या है, ये अपने एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लो अपने पास में स्ट्रिंग वेव है ना, ये तो सभी ने देखी होगी स्ट्रिंग वेव। मान लो हमारे पास में कोई स्ट्रिंग वेव है, स्ट्रिंग वेव मतलब ये हमारे पास में कोई स्ट्रिंग है, इसको यहाँ से हमने टाइट कर दिया, यहाँ से बांध दिया है। अब इसको जब अपने इस पॉइंट से पकड़ के इसको ऑसिलेट करवाते हैं, है ना, इसमें बहुत सारे पार्टिकल है छोटे छोटे। स्ट्रिंग वेव की अपने जब बात करते हैं, मान लो इसको हमने ऑसिलेट करवाया, जब इस पॉइंट को अपने ऑसिलेट करते हैं तो जो स्ट्रिंग है वो इस टाइप से ऑसिलेट करती है ना, जिसको अपने कहते हैं स्ट्रिंग वेव। इसमें जो ऑसिलेटिंग क्वांटिटी है वो है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। स्ट्रिंग वेव की अपने बात करें, इसमें जो ऑसिलेटिंग क्वांटिटी है, ऑसिलेटिंग क्वांटिटी दैट इज डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। ठीक है, ऑसिलेटिंग क्वांटिटी जो ऑसिलेट कर रही है दैट इज डिस्प्लेसमेंट। ये फर्स्ट पार्टिकल है ये ऑसिलेट कर रहा है, ये सेकंड पार्टिकल ये ऑसिलेट कर रहा है, थर्ड पार्टिकल ये ऑसिलेट कर रहा है। ये सभी पार्टिकल जो स्ट्रिंग के अंदर है ये सभी ऑसिलेट करते हैं, तो इस वजह से इनको ऑसिलेटिंग क्वांटिटी जो होगी वो होगी डिस्प्लेसमेंट अबाउट मीन पोजीशन। ठीक है, दैट इज ऑसिलेटिंग क्वांटिटी। और इसमें जो फ्लोइंग क्वांटिटी है वो एनर्जी, कि इस पार्टिकल को हमने एक एनर्जी दी, वो एनर्जी आगे ट्रांसफर होगी, वो एनर्जी यहाँ ट्रांसफर होगी, वो एनर्जी यहाँ तक ट्रांसफर हो जाएगी। फ्लोइंग क्वांटिटी है वो हमारे पास में है एनर्जी। समझ में आ रही बात? तो ये मतलब होता है ऑसिलेटिंग क्वांटिटी और फ्लोइंग क्वांटिटी का। फ्लो हो रही है वो है एनर्जी, और ऑसिलेट क्वांटिटी जो हो रही है वो हो रही है हमारे पास में डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे ऑसिलेटिंग क्वांटिटी है, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल या ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल। ठीक है, ऐसे ही अलग अलग वेव के लिए अलग अलग कहानी हो सकती है। ठीक है, जैसे अपने बात करें, हाँ जैसे अपने मैटर वेव की बात करते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स में एक डिफरेंट टाइप की वेव आ जाती है जिसको अपने कहते हैं मैटर वेव। मैटर वेव की कहानी थोड़ी अलग है, वो अपने मॉडर्न फिजिक्स में पूरा पढ़ेंगे। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस ना, पढ़ा है? डी ब्रोगली हाइपोथेसिस सुना है? डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस में क्या होता है, उसकी कहानी पूरी अलग है। बाकी कहानी तो सभी में सेम है, चाहे अपने वाटर वेव की बात करें, चाहे अपने साउंड वेव की बात करें, चाहे अपने किसी और वेव की, किसी भी वेव की बात कर लो, बाकी सभी में कहानी सेम है। ये एक ऑसिलेटिंग क्वांटिटी होगी और एक फ्लोइंग क्वांटिटी होगी। जो ऑसिलेटिंग क्वांटिटी होगी वो डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर भी हो सकता है और अलोंग भी हो सकता है, जिसमें दो टाइप की वेव होती है। ये अपने पूरा डिटेल में वेव्स थ्योरी में अपने डिस्कस करेंगे, है ना। एक लॉन्गिट्यूडिनल और एक हमारे पास में ट्रांसवर्स, है ना। ये अपना पूरा वेव में डिस्कस करेंगे, लॉन्गिट्यूडिनल एंड ट्रांसवर्स। लॉन्गिट्यूडिनल में जो ऑसिलेशन होगा वो अलोंग द डायरेक्शन होगा, जिस डायरेक्शन में वेव ट्रेवल कर रही है उसी डायरेक्शन में हमारा ऑसिलेशन होगा।
उसको लॉन्गिट्यूडिनल कह देते हैं। जैसे साउंड वेव, साउंड वेव में जो पार्टिकल का ऑसिलेशन होता है वो लॉन्गिट्यूडिनल होता है, जिस डायरेक्शन वेव ट्रेवल कर रही है उसी डायरेक्शन पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है। ट्रांसवर्स में क्या होता है, ट्रांसवर्स में ऑसिलेशन है वो परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर टू मोशन, वो ट्रांसवर्स वेव होती है। थोड़ा बहुत मैं बता देता हूँ, एक आइडिया दे देता हूँ, एक रफ आइडिया। बट डी ब्रोगली की कहानी थोड़ी अलग है। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग कि ए वेव, कोई भी पार्टिकल यदि मूव कर रहा है, इट इज एसोसिएटेड विद ए वेव, जिसको अपने कहेंगे डी ब्रोगली वेव और मैटर वेव, है ना। ए मूविंग पार्टिकल, ये अपने क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ेंगे डिटेल में। ए मूविंग पार्टिकल इज एसोसिएटेड विद ए वेव कॉल्ड डी ब्रोगली वेव, जिसकी वेवलेंथ होगी h/p। तो ये जो वेव है, इसमें हमारे पास में, इसमें क्या है भाई, इसमें हमारे पास में ऑसिलेटिंग क्वांटिटी और फ्लोइंग क्वांटिटी, इसका कहानी पूरी अलग है। इसमें जो हमारे पास में ऑसिलेटिंग और फ्लोइंग क्वांटिटी है वो बिल्कुल अलग है। ये एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, ये कोई फिजिकल वेव नहीं है। इट इज नॉट ए फिजिकल वेव जो हमें कोई दिखाई देने वाली, जैसे ये वेव हमें दिखाई दे रही है, साउंड वेव हमें फील होती है ना। ये जो अपने वाटर वेव है वो हमें दिखाई देती है, वो एक फिजिकल वेव है। ये कोई फिजिकल वेव नहीं, ये एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है। इसका कोई नेचर में कोई तुम्हें दिखाई देने वाली चीज नहीं है कि तुम्हें दिखाई दे जाए मैटर वेव, दिखाई देने वाली चीज नहीं है ये, ठीक है। ये एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है। इसमें जो ऑसिलेटिंग क्वांटिटी होगी वो क्या होगी बताओ, और फ्लोइंग क्वांटिटी इसमें क्या होगी। बाकी जो अपने वेव की बात करें उसमें ऑसिलेटिंग क्वांटिटी डिस्प्लेसमेंट और फ्लोइंग क्वांटिटी एनर्जी, है ना। बट यहाँ ऑसिलेटिंग और फ्लोइंग क्वांटिटी क्या होगी, यहाँ जो ऑसिलेटिंग क्वांटिटी होगी वो होगी प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी या प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। और फ्लोइंग जो क्वांटिटी होगी वो होगी प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी। ये एक अलग टाइप का नेचर है बिल्कुल, ठीक है, कि प्रोबेबिलिटी इज फ्लोइंग, है ना, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। अब प्रोबेबिलिटी फ्लो करते हुए तुमने भाई देखा होगा कहीं मेरे हिसाब से कि प्रोबेबिलिटी इज फ्लोइंग, है ना। देखा है कहीं प्रोबेबिलिटी कैसे फ्लो करती है, प्रोबेबिलिटी इज फ्लोइंग, प्रोबेबिलिटी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर फ्लो कर रही है, ठीक है। तो ये बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट हो गया। दैट इज ऑल्सो ए वेव, जिसको मैटर वेव कहेंगे, पर इट इज वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम दी फिजिकल वेव, जो अपने ये फिजिकल वेव की जितनी भी अपने बात करते हैं, ठीक है। समझ में आ गई बात। अब जो ऑसिलेटिंग क्वांटिटी, इसमें इतना ही तुम याद रखना बस, ये तुम्हें मैंने एक नॉलेज दे दी, इन्फॉर्मेशन दे दी इसके बारे में कि मैटर वेव में क्या होता है, ठीक है। अब वो कैसे फ्लो करती है वो तो पूरा क्वांटम मैकेनिक्स में कंटिन्यूटी इक्वेशन और वो प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी और वो सब चीज़ें अपने उसमें डिस्कस करेंगे कि वो कैसे फ्लो होता है, कैसे फ्लो होता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। वो सारी एक अलग चीज़ें हैं, पर तुम्हें मैंने बता दिया कि डी ब्रोगली वेव जो मैटर वेव है, इट इज़ वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम दी फिजिकल वेव। अब जब अपने किसी भी वेव की बात करें तो अपने हमेशा मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं उसकी ऑसिलेटिंग क्वांटिटी को। मैथमेटिकली अपने जो रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी वेव को, जब अपने रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने के लिए अपने यूज करते हैं उसकी ऑसिलेटिंग क्वांटिटी, उसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं उसकी ऑसिलेटिंग क्वांटिटी से, ऑसिलेटिंग क्वांटिटी से। जैसे अपने स्ट्रिंग वेव की बात करें, ये स्ट्रिंग वेव है, इसमें बहुत सारे पार्टिकल है, तो इसको अपने ऑसिलेट करवा रहे हैं, मान लो एक पॉइंट से पकड़ के दूसरे पॉइंट तक, ये यहाँ से अपने टाइट कर दिया इसको, इसको मैं ऑसिलेट करवा रहा हूँ। ये फर्स्ट पार्टिकल, ये सेकंड पार्टिकल, ये थर्ड पार्टिकल, ये फोर्थ पार्टिकल एंड सो ऑन, इसको मैं ऑसिलेट करवा रहा हूँ।
है ना। और ये मान लो ओरिजिन है हमारा, ये 0 पॉइंट है, ओरिजिन है, और ये जो एक्सिस है वो एक्स एक्सिस है, ये एक्सिस वाई एक्सिस है, ठीक है। हाँ, इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी नहीं होती, वो होती है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन टू बी फाउंड इन दिस पर्टिकुलर रीजन। इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी होती है, इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी नहीं होती, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी। इलेक्ट्रॉन है या नहीं है उस पर्टिकुलर लोकेशन पर, उसकी प्रोबेबिलिटी होती है वो, और वो भी पर यूनिट वॉल्यूम। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की अपनी बात करते हैं तो पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये वाई डायरेक्शन में पार्टिकल ऑसिलेट हो रहा है, तो और स्पेस के साथ में हर एक पार्टिकल का जो ऑसिलेशन है वो टाइम और स्पेस पे डिपेंड कर रहा है ना। ये जो पार्टिकल है उसका ऑसिलेशन स्पेस और टाइम पे डिपेंड करता है, इस पार्टिकल का ऑसिलेशन स्पेस और टाइम पे डिपेंड कर रहा है, मतलब स्पेस मतलब एक्स एक्सिस और टाइम। तो इसके जो ऑसिलेशन को अपने रिप्रेजेंट करते हैं, मान लो इसका जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है वो ए हो सकता है हमारे पास में, तो y इक्वल टू ए, या कई बार वाई नोट भी लिख देते हैं, कई बुक्स में इसको वाई नोट भी लिख देते हैं, या साई से भी लिख देते हैं। तो y इक्वल टू वाई नोट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, ये हमारे पास में ऑसिलेटिंग क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट या कोस में भी लिख सकते हैं, साइन में भी लिख सकते हैं। ऑसिलेटिंग है तो ऑसिलेटरी होगा, या ई टू द पावर में भी लिख सकते हैं, कई बार इसको ये भी लिख दिया जाता है वाई नॉट ई टू द पावर आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी। तो इसमें दोनों आ जाते हैं, वाई नॉट कोस के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस वाई नॉट साइन आयोटा वाई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, दैट इज ऑसिलेटिंग क्वांटिटी, ठीक है। इससे भी लिख देते हैं, कॉस से लिख दो, साइन से लिख दो, या एक्सपोनेंशियल से लिख दो, एक ही बात है, कोई इनमें डिफरेंस नहीं है ना। वो इनिशियल फेज पे डिपेंड करता है कि वो कहाँ से स्टार्ट कर रहा है। अब ये इसमें पोजीशन भी है और इसमें टाइम भी है, कि हर एक पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है अबाउट मीन पोजीशन, इस पार्टिकल की लोकेशन अलग है, 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 हर एक पार्टिकल की लोकेशन अलग है। तो हर एक पार्टिकल का ऑसिलेशन अलग अलग होगा, कि सेम, ऐसे नहीं है कि सेम टाइप से सभी पार्टिकल ऑसिलेट करेंगे, है ना। और हर एक पार्टिकल का ऑसिलेशन टाइम के साथ भी डिपेंड करेगा, टाइम और स्पेस दोनों पे डिपेंड करता है। और के यहाँ पे हमारे पास में वेव वेक्टर है जिसकी वैल्यू होती है 2 पाई बाय लैम्डा, और ओमेगा हमारे पास में फ्रीक्वेंसी है जिसकी वैल्यू होगी 2 पाई बाय टी, टाइम पीरियड, ठीक है। तो ये तुम्हें, ये अपने इसका जो प्रूफ आता है वो वेव थ्योरी में आता है, जो अपने ट्रैवलिंग वेव वगैरह, इसको ट्रैवलिंग वेव भी कह देते हैं, जो ट्रैवल करती है, ट्रैवलिंग वेव ना। इसका प्रूफ भी अपने करेंगे। प्रूफ तो क्या है, वो यहीं से कॉन्सेप्ट निकल के आता है, इसमें कोई छोटा, कोई इतना बड़ा प्रूफ नहीं है, इस बस ये सिंपल मैथमेटिकली इसको लिखा गया है। तो x की डिफरेंट वैल्यू के लिए और डिफरेंट टाइम पे ऑसिलेशन की डिफरेंट वैल्यू होगी। जो डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल का अबाउट मीन पोजीशन, वो डिफरेंट टाइम पर डिफरेंट पोजीशन पर डिफरेंट होगा, है ना। तो ये एक वेव क्रिएट करेगी हमारे पास में, वाई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। और ये जो के एक्स माइनस ओमेगा टी है, ये इसका फेज होता है, फेज, ठीक है। तो और ये जो फेज है हमारे पास में, और हमें पता है जब भी वेव ट्रेवल करती है, ये अपने हाइगन प्रिंसिपल में पढ़ेंगे, जब भी कोई वेव ट्रेवल करती है, ठीक है, वो वेव फ्रंट की फॉर्म में ट्रेवल करती है ना। और वेव फ्रंट जब भी अपने, मान लो ये कोई पॉइंट सोर्स है, तो यहां से जब भी कोई वेव निकलेगी तो वो वेव फ्रंट की फॉर्म में ट्रेवल करेगी, ये वेव फ्रंट है ना। ये सब वेव थ्योरी में अपने उसमें डिस्कस करेंगे, हाइगन प्रिंसिपल वगैरह, इन टर्म्स ऑफ वेव फ्रंट। और वेव फ्रंट्स हमारे पास में एक ऐसा सरफेस होता है जिस सरफेस पर ऑल पार्टिकल ऑसिलेटिंग विद सेम फेज, वेव फ्रंट आर दी सरफेस। वेव फ्रंट एक ऐसा सरफेस होता है जिस सरफेस पर हर एक पार्टिकल सेम फेज में हो,
ठीक है, उसे अपने वेव फ्रंट कह देते हैं। फेज डिफरेंस कांस्टेंट हो, है ना। तो वेव फ्रंट, मान लो ये वेव फ्रंट है, इस वेव फ्रंट पे हर एक पार्टिकल है वो सेम फेज में होगा। सेम फेज में होने का मतलब क्या है कि ये पार्टिकल ऊपर जा रहा है तो ये पार्टिकल भी ऊपर जाएगा, ये भी ऊपर जाएगा, ये भी ऊपर जाएगा, सभी सेम फेज में होंगे। वेव फ्रंट एक ऐसा सरफेस होता है जिस सरफेस पर हर एक पार्टिकल सेम फेज में ओसिलेट कर रहा हो, मतलब जितने भी पार्टिकल अवेलेबल है वो सेम फेज में ओसिलेट कर रहे हो। जैसे अपने एक पॉइंट सोर्स ले लें लाइट का, तो यहां से जो वेव ट्रेवल करेगी उसका जो वेव फ्रंट होगा वो स्फेरिकल टाइप का होगा, क्योंकि सभी पॉइंट्स की जो लोकेशन है वो सेम डिस्टेंस पर होगी, है ना। मान लो एक मैं पॉइंट ले लूं, यहां पे मैं एक स्फीयर ड्रॉ कर दूं, तो यहां जो सभी पॉइंट होंगे उनकी लोकेशन सेम होगी। इसकी लोकेशन, इसकी लोकेशन, इसकी लोकेशन, इसकी लोकेशन, इसकी लोकेशन, लोकेशन सेम है। तो एक पर्टिकुलर टाइम पर सभी सेम फेज में, क्योंकि फेज है के एक्स माइनस ओमेगा टी, तो लोकेशन सेम, है ना। जो फेज है वो है के एक्स माइनस ओमेगा टी, तो एक्स की वैल्यू तो सेम है सभी पार्टिकल के लिए। एक्स की जगह तुम आर लिख सकते हो, अब यहाँ पे एक्स जैसा कुछ नहीं रहा, इसको आर लिख सकते हो, के आर माइनस ओमेगा टी। तो एक पर्टिकुलर टाइम पर सभी पार्टिकल सेम फेज में होंगे, है ना। एक दूसरा सरफेस ड्रॉ कर दो, तो ये सभी पार्टिकल सेम फेज में होंगे। तीसरा सरफेस ड्रॉ कर दो, तो ये सभी पार्टिकल सेम फेज में होंगे, क्योंकि ये सेम डिस्टेंस पर है। तो जो सोर्स से सेम डिस्टेंस पे जो पार्टिकल होंगे वो सभी के सभी सेम फेज में होंगे पॉइंट सोर्स के लिए, यदि हमारे पास में कोई पॉइंट सोर्स है। ठीक है, ये पढ़ा होगा तुमने, 11th-12th क्लास में पढ़ा होगा, वेव फ्रंट का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा। वेव फ्रंट, वेव फ्रंट्स, जो लाइट है या जो वेव है वो वेव फ्रंट की टर्म्स में ट्रेवल करती है। और वेव फ्रंट, ये हाइगन प्रिंसिपल भी अपने इसको कह देते हैं। और वेव फ्रंट एक ऐसा सरफेस है जिस सरफेस पर हर एक पॉइंट सेम फेज में होगा, मतलब फेज की वैल्यू कांस्टेंट होगी। जो फाई की वैल्यू है, लिख लो ये, वेव फ्रंट इज ए सरफेस एट विच all point oscillating in same phase। सेम फेज, तो फाई हमारे पास में के एक्स माइनस ओमेगा टी, तो ये फेज कॉन्सेंट होगा, कॉन्सेंट होगा। तो यदि मैं इसका डेरिवेटिव लूं, के डी एक्स माइनस ओमेगा डी टी, ये जीरो के इक्वल आ जाएगा क्योंकि ये कॉन्सेंट है। तो डी एक्स बाई डी टी जो आ जाएगा वो आ जाएगा ओमेगा बाय के, और यही होगी हमारे पास में वेलोसिटी ऑफ वेव या वेलोसिटी ऑफ वेव फ्रंट। जो वेलोसिटी ऑफ वेव फ्रंट होगी वही हमारे पास में वेलोसिटी ऑफ वेव होगी, जिसको अपने कहते हैं फेज वेलोसिटी। इसको अपने फेज वेलोसिटी भी कह देते हैं, है ना, दैट इज फेज वेलोसिटी। ये बेसिक मैं एक रिकैप करवा रहा हूँ तुम्हें, जो अपने 11th-12th क्लास में थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, वो तुम्हें एक रिकैप करवा रहा हूँ मैं कि क्या क्या होता है इसमें, कि वेव फ्रंट क्या होता है। वेव फ्रंट इज ए सरफेस एट विच ऑल पॉइंट्स आर ऑसिलेटिंग इन सेम फेज। सभी पॉइंट सेम फेज में ऑसिलेट करते हैं। तो किसी पॉइंट सोर्स के लिए स्फेरिकल होता है, किसी लाइन सोर्स के लिए सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट होता है ना। लाइन सोर्स के लिए पढ़ा होगा, लाइन सोर्स के लिए वेव फ्रंट कैसा होता है। लाइन सोर्स के लिए जो वेव फ्रंट होता है दैट इज सिलेंड्रिकल, है ना, क्योंकि सिलेंडर जो एक्सिस से, एक सिलेंड्रिकल सरफेस एक ऐसी सरफेस है जिसपे सभी पॉइंट सेम डिस्टेंस पर है ना। समझ में आ रही बात, कि यदि कोई लाइन सोर्स है हमारे पास में, तो उससे उसके चारों ओर एक सिलेंडर ही एक ऐसा सरफेस है जो हमारे पास में एक्सिस से सेम डिस्टेंस पर है, मतलब सिलेंड्रिकल सरफेस पर हर एक पॉइंट एक्सिस से सेम डिस्टेंस पे होगा। सेम डिस्टेंस पे होगा तो सेम फेज में होंगे सभी पॉइंट, क्योंकि फेज है के एक्स माइनस ओमेगा टी।
या कई बार इसको के आर माइनस ओमेगा टी भी लिख देते हैं फेज को, ठीक है। तो ये फेज वेलोसिटी है कि वेव फ्रंट किस वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है, दैट इज फेज वेलोसिटी। वही वेव वेलोसिटी होगी, जिस वेलोसिटी से वेव फ्रंट ट्रेवल करता है उसी वेलोसिटी से हमारी वेव भी ट्रेवल करती है, ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। तो ये फेज की बात होगी। तो फेज को कई बार इन जनरल ये के एक्स, कई इन जनरल इसको अपने ये भी लिख देते हैं वाई इक्वल टू वाई नॉट ई टू द पावर आयोटा के डॉट आर माइनस ओमेगा टी, इस फॉर्म में भी लिख देते हैं, या अपने वाई नॉट साइन के डॉट आर माइनस ओमेगा टी, ये इसकी जनरल फॉर्म है, ये इसकी जनरल फॉर्म है, दैट इज द जनरल फॉर्म के डॉट आर माइनस ओमेगा टी, ये जनरल फॉर्म है। के वेक्टर है, आर भी एक वेक्टर है, ठीक है, समझ में आ गया। वेव भी मान लो एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, और के भी हमारा जिस डायरेक्शन में वेव ट्रेवल कर रही है वो मान लो एक्स डायरेक्शन, और आर भी हमारा एक्स डायरेक्शन है, तो ये के एक्स बन जाएगा, के डॉट आर, है ना, ये के एक्स बन जाएगा। तो ये जनरल फॉर्म है इसकी, के डॉट आर माइनस ओमेगा टी। कई बुक्स में इसको साई से भी लिखा जाता है, साई इक्वल टू साइन नॉट साइन के डॉट आर माइनस ओमेगा टी, अलग अलग तरीके से लिख देते हैं, है ना, तो है सेम ही सब चीज़ें, उसमें कोई डिफरेंस। अब अपने बात करते हैं इंटरफेरेंस की, अब अपने बात करते हैं भाई इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस मतलब सुपरपोजिशन ऑफ टू ट्रेवलिंग वेव, दैट इज इंटरफेरेंस। जब दो वेव एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करती हुई आपस में सुपर इम्पोज करती है, चलो करते हैं इसको, डिस्कस करते हैं इंटरफेरेंस को। दिस इज नॉट वेव इक्वेशन, दिस इज ऑसिलेटिंग क्वांटिटी ऑफ वेव। वेव इक्वेशन अलग होती है, वेव इक्वेशन तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन होती है जिसका ये सॉल्यूशन होता है। दिस इज नॉट वेव इक्वेशन, इट इज ऑसिलेटिंग क्वांटिटी ऑफ वेव। इसको वेव इक्वेशन नहीं कहेंगे, वेव इक्वेशन तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन होती है स्पेस और टाइम में, वो यहां से बना भी सकते हैं अपने। दिस इज नॉट वेव इक्वेशन, इट इज ऑसिलेटिंग क्वांटिटी इन वेव। ठीक है, बात करते हैं अपने इंटरफेरेंस की। इंटरफेरेंस, इसको अपने सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स भी कह देते हैं, सुपरपोजिशन ऑफ टू ट्रेवलिंग वेव। जब दो वेव एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करती हुई किसी पॉइंट पर, मान लो दो वेव है हमारे पास में और दोनों वेव एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करती हुई किसी पॉइंट पर मिलती है, तो उस पॉइंट पर नेट इंटेंसिटी, है ना, क्या होगी, इंटेंसिटी का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। जैसे मान लो हमारे पास में, हाँ दैट इज जनरल सॉल्यूशन। देखो जैसे हमने मान लो ये हमारे पास में एक S1 सोर्स है, ये एक S2 सोर्स है ना, दो लाइट के, दो वेव के हमारे पास में सोर्स है, और ये कोई मैंने पॉइंट P ले लिया, है ना, यहां से एक वेव आ रही है और एक वेव यहां से आ रही है ना, एक S1 सोर्स से आ रही है। अभी हम कोरेंस की, इन कोरेंट की, किसी की बात नहीं कर रहे, कोरेंस इन कोरेंस की बात नहीं करनी अभी हमें। कोरेंस इन कोरेंस की कब बात करनी है, वो आगे आ जाएगा कॉन्सेप्ट, कि कोरेंस की हमें क्यों जरूरत पड़ती है, कोरेंट सोर्स की हमें क्यों जरूरत पड़ती है। अभी तुम बेसिक फंडामेंटल
रिजल्ट देखो भी, दो वेव अलग अलग फ्रीक्वेंसी हो, है ना। अब उसमें अभी कोरेंट की बात नहीं करनी, कोरेंट में कंफ्यूज मत हो ना, अभी कोरेंट को भूल जाओ, कोरेंट सोर्स क्या होते हैं, इन कोरेंट सोर्स क्या होते हैं, वो ऑटोमेटिकली तुम्हारा कॉन्सेप्ट बन जाएगा कि कोरेंट क्या होते हैं, इन कोरेंट क्या होते हैं, हमें उनकी जरूरत क्यों पड़ती है वो भी तुम्हें समझ में आ जाएगा ऑटोमेटिकली। मान लो कोई दो वेव है हमारे पास में, एक S1 सोर्स से आ रही है, एक S2 सोर्स से आ रही है, और किसी एक पॉइंट P पर, वो पॉइंट P स्पेस में कहीं भी हो सकता है ना। मान लो दो लाइट बल्ब है, उन दोनों से वेव आ रही है कोई दो, है ना, वो किसी एक पॉइंट पे मिलती है, तो उस पॉइंट पर हमारे पास में नेट इंटेंसिटी क्या होगी वो हमें फाइंड आउट करना है, और वो इंटेंसिटी किन किन फैक्टर पे डिपेंड करेगी वो हमें देखना है, और जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होंगे उन फैक्टर के अकॉर्डिंग हमारा इंटेंसिटी पैटर्न कैसा बनेगा अलग अलग पॉइंट पर, है ना, इस पॉइंट पे कैसा होगा, इस पॉइंट पे कैसा होगा, इस पॉइंट पे कैसा होगा, वो सब कुछ हमें देखना है। अब मान लो S1 सोर्स से जो वेव आ रही है वो आ रही है हमारे पास में Y1, उसका एम्पलीट्यूड मान लो हमारे पास में A1 साइन K1 डॉट R1, है ना, माइनस ओमेगा 1 t, ये हमारे पास में एक वेव है जो S1 सोर्स से आ रही है, A1 साइन K1 डॉट R1 माइनस ओमेगा 1 t। K1 इसका वेव वेक्टर है, R1 पोजीशन है ना, पोजीशन ऑफ दिस पॉइंट P, है ना, इस पॉइंट P पे अपने नेट ऑसिलेशन देखेंगे तो R1 की वैल्यू अलग अलग हो सकती है। ओमेगा 1 इसकी फ्रीक्वेंसी है, सोर्स की फ्रीक्वेंसी, सोर्स किस फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहा है, क्योंकि जब भी किसी सोर्स से कोई वेव प्रोड्यूस होती है तो उसकी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है ना, जब भी तुम्हें कोई लाइट वेव मिलती है तो उसकी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है, क्योंकि जो सोर्स है वो ऑसिलेट करता है, तभी तो लाइट मिलती है हमें। लाइट जो बल्ब होता है या एलईडी होती है उसमें ऑसिलेशन ही होता है, तभी तो हमें लेजर लाइट या कोई एलईडी लाइट या अपने कोई भी लाइट बल्ब अपने यूज करते हैं, उसमें जो भी लाइट निकलती है उसकी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1। यहाँ से जो लाइट आ रही है हमारे पास में Y2 दैट इज A2 साइन K2 डॉट R2 माइनस ओमेगा 2 t। ओमेगा 1 और ओमेगा 2 इन दोनों की अलग अलग फ्रीक्वेंसी है, K1 K2 दोनों के अलग अलग वेव वेक्टर है हमारे पास में, ठीक है, और A1 और A2 दोनों के एम्पलीट्यूड है ना। तो इसकी जो इंटेंसिटी होती है, जो इंटेंसिटी होती है हमारे पास में वो होती है एम्पलीट्यूड का होल स्क्वायर, एम्पलीट्यूड का होल स्क्वायर। तो इसकी जो इंटेंसिटी है वो है A1 स्क्वायर, इसकी जो इंटेंसिटी है वो है A2 स्क्वायर। इंटेंसिटी होती है एम्पलीट्यूड का होल स्क्वायर। सोर्स नहीं ऑसिलेट करता, सोर्स के अंदर जो प्रक्रिया हो रही है, जो सोर्स के अंदर प्रोसेस हो, अब एलईडी थोड़ी ना ऑसिलेट करेगी एलईडी थोड़ी ना ऑसिलेट करती है कोई। अब एलईडी के अंदर जो एक प्रोसेस हो रहा है जिसकी वजह से हमें लाइट मिल रही है, तो वो प्रोसेस एक ऑसिलेटिंग सोर्स है, समझ में आ रही बात। वो एक ब्लैक बॉडी रेडिएशन की तरह काम करता है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन जब अपने पढ़ते हैं उसमें जो हमें रेडिएशन मिलती है वो एक ऑसिलेटिंग सोर्स की वजह से मिलती है। अब लाइट बल्ब के अंदर जो हमें दिखता है वो एक अपने जो पुराने लाइट बल्ब चलते थे टंगस्टन के ना, जो येलो कलर के लाइट बल्ब चलते थे, उसमें बाहर से हमें दिखता था वो तार सी, वो हीट हो जाती थी, फिर उससे हमें लाइट मिलती थी रेड कलर की, येलो कलर की, है ना। तो वो क्या होते हैं, वो जो वायर है, टंगस्टन वायर है, उसके अंदर जो एटम मॉलिक्यूल है वो ऑसिलेट करते हैं, है ना, वो दिखाई नहीं देते ऑसिलेशन, वो ऑसिलेट करते हैं, तभी तो हमें लाइट मिलती है, तभी तो हमें फोटोन मिलते हैं। फोटोन कैसे मिलते हैं, फोटोन यही तो मिलते हैं, ऑसिलेशन ही तो होता है दो लेवल के बीच में, है ना, ऑसिलेशन ही तो होता है दो लेवल के बीच में, तभी तो हमें फोटोन मिलते हैं, ठीक है। तो ये ऑसिलेटिंग सोर्स ही होते हैं। चलो, अब इस P पॉइंट पर जो नेट इंटेंसिटी है वो क्या होगी, क्या नेट इंटेंसिटी A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर होगी, या नेट इंटेंसिटी कुछ और होगी। क्या नेट इंटेंसिटी A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर होनी चाहिए, या नेट इंटेंसिटी भाई अलग अलग होगी, कुछ अलग होगी, इस पॉइंट पे 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 कुछ अलग होगी।
या हर एक पॉइंट पे यही रहेगी इंटेंसिटी? ठीक है, तो ये किस पे डिपेंड करेगा? इसी फिनोमिना को अपने इंटरफेरेंस कह देते हैं, कि हर एक पॉइंट पर इंटेंसिटी जो है वो सेम नहीं होगी और इन दोनों का सम नहीं होगी। स्पेस में अलग अलग पॉइंट पर इंटेंसिटी की वैल्यू अलग अलग हो सकती है, जिसको अपने कहते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेंसिटी, और इसी फिनोमिना को इंटरफेरेंस कह देते हैं, है ना। तो इसी अपने कहते हैं कि जो इंटेंसिटी है, जो इंटरफेरेंस फिनोमिना है, इट इज, यही लिख लो, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेंसिटी। एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि भाई इंटेंसिटी की वैल्यू सेम नहीं है, इंटेंसिटी की वैल्यू हर एक पॉइंट पर अलग अलग है, स्पेस के अंदर वेरिएशन है इंटेंसिटी में। हाँ, अब वो किस वजह से, वो तो अपने देखेंगे भाई किस वजह से है ना, वो तो अलग कहानी होगी किस वजह से। बट इंटेंसिटी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, मतलब रीडिस्ट्रीब्यूट होगी इंटेंसिटी। इसी फिनोमिना को अपने कह देते हैं सुपरपोजिशन, और इसी फिनोमिना को अपने कह देते हैं इंटरफेरेंस फिनोमिना, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेंसिटी। अब ये जो इंटेंसिटी का रीडिस्ट्रीब्यूशन है, ये डिपेंड करता है दोनों के फेज डिफरेंस पर। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेंसिटी is depending on phase difference between two light source, two wave। फेज डिफरेंस डेल्टा लिख देते हैं, फेज डिफरेंस, और दोनों के फेज डिफरेंस, मतलब इसका फेज ये है, इसका फेज ये है, दोनों के फेज डिफरेंस पर। तो दोनों का फेज डिफरेंस का मतलब क्या है, K2 डॉट R2 माइनस ओमेगा 2t माइनस K1 डॉट R1 माइनस ओमेगा 1t। दैट इज फेज डिफरेंस। तो दोनों के फेज डिफरेंस पे डिपेंड करता है। इसका मतलब अपने पास में मैं ये लिख सकता हूं K2 डॉट R2 माइनस ओमेगा 2t। कोरेंट इन कोरेंट का भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो उसको अभी याद मत रखना भाई, कोरेंट इन कोरेंट होना चाहिए, वो तुम्हें अभी समझ में आ जाएगा भाई, कोरेंट कब होगा, इन कोरेंट कब होगा, वो सब ऑटोमेटिकली तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो देर इज ए फेज डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस, ये डेल्टा जो फेज डिफरेंस है, मतलब दोनों के फेज का डिफरेंस, इस पे डिपेंड करेगा कि हमारे पास में नेट इंटेंसिटी क्या होगी। तो थोड़ा इसको मैथमेटिकली करते हैं अपने। तो सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव का मतलब कि अपने इन दोनों को जो नेट एम्पलीट्यूड होगा यहाँ पे, वो होगा y इक्वल टू y1 प्लस y2। इसी को ही अपने सुपरपोजिशन कह देते हैं, सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव। तो इसको a1 साइन ओमेगा 1 K1 डॉट R1 माइनस ओमेगा 1t प्लस A2 साइन K2 डॉट R2 माइनस ओमेगा 2t। ठीक है, तो A1 साइन K1 डॉट R1 माइनस ओमेगा 1t, A2 साइन, इसको मैं ये लिख सकता हूं K1 डॉट R1 माइनस ओमेगा 1t प्लस डेल्टा। ठीक है, डेल्टा इज फेज डिफरेंस। ठीक है, तो ये आ जाएगा A1 साइन K1 डॉट R1 माइनस ओमेगा 1t प्लस A2। इसको साइन, ये A प्लस बी, साइन A प्लस बी, तो साइन A कोस डेल्टा प्लस कोस A कोस K1 डॉट R1 माइनस ओमेगा 1t साइन डेल्टा। ठीक है, तो इसको देखो, साइन वाली टर्म को अलग कर लो, तो A1 प्लस A2 कोस डेल्टा साइन K1 डॉट R1 माइनस ओमेगा 1t प्लस
A2 साइन डेल्टा कोस K1 डॉट R1 माइनस ओमेगा 1 t। ये हमारे पास में रिजल्टिंग वेव है। हाँ, अब ये जो रिजल्टिंग वेव है इसको हमें लेके इसी फॉर्म में आना है। जो रिजल्टिंग वेव है वो भी एक वेव ही होगी। दो वेव जब आपस में मिलेगी तो रिजल्टेंट वेव भी एक वेव ही होगी। तो क्या इस पूरे फॉर्म को मैं ऐसी ही फॉर्म में बना सकता हूं, y इक्वल टू ए साइन K1 डॉट R माइनस ओमेगा 1 t, कुछ ऐसी फॉर्म में मैं बना सकता हूं, प्लस कुछ एक्स्ट्रा टर्म आ जाए हमारे पास में, प्लस कुछ एक्स्ट्रा टर्म थीटा वगैरह कुछ भी आ जाए। क्या ऐसी फॉर्म में मैं लिख सकता हूं इसको, इस टर्म को क्या कुछ ऐसी फॉर्म में मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं? देखो कैसे करेंगे। ये है साइन, ये है कोस, तो कर सकते हैं अपने, है ना। एक साइन आ रहा है एक कोस आ रहा है, हमें लिखना है साइन ए प्लस बी, तो कर तो सकते हैं। कैसे करें? ऐसा हमने फोर्स्ड ऑसिलेशन में भी किया था। सेम सेम हमने फोर्स्ड ऑसिलेशन में भी किया था, याद करो कॉन्सेप्ट, है ना। एक 10 वाला अपने कॉन्सेप्ट लेके आए थे फोर्स्ड ऑसिलेशन में। ठीक है, सेम कहानी हमने की थी। अब तुम्हें कितना याद है पता नहीं। ठीक है, वही सेम कॉन्सेप्ट हमें यूज करना है। अब कैसे यूज करेंगे वो देखो, वो यूज करने के लिए हमें ये करना पड़ेगा। देखो, तो ये एक टर्म है, ये हमारे पास में एक टर्म है, तो इन दोनों टर्म का A1 प्लस A2 कोस डेल्टा का होल स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा, रूट टर्म से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो A1 प्लस A2 कोस डेल्टा, तो रूट A1 प्लस A2 कोस डेल्टा का होल स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा, और साइन K1 डॉट R1 माइनस ओमेगा 1 t प्लस A2 साइन डेल्टा ओवर रूट A1 प्लस A2 कोस डेल्टा का होल स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा, और यहाँ पे साइन K1 डॉट सॉरी कोस नॉट साइन, ये आ जाएगा हमारे पास में कोस K1 डॉट R1 माइनस ओमेगा 1 t, ये लिख सकते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास में रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। इसको मैं लिख दूंगा, देखो इस टर्म को मैं लिख दूंगा कोस थीटा, और इस टर्म को मैं लिख दूंगा साइन थीटा, दैट इज साइन थीटा, और इस टर्म को मैंने लिख दिया कोस थीटा, और ये हमारे पास में आ गया रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ए। तो साइन K1 डॉट R माइनस ओमेगा 1 t कोस थीटा प्लस कोस K1 डॉट R माइनस ओमेगा 1 t साइन थीटा, और जो टेन थीटा होगा वो होगा साइन थीटा बाय कोस थीटा, और जो साइन थीटा बाय कोस थीटा अपने करेंगे तो A2 साइन डेल्टा डिवाइड बाय A1 प्लस A2 कोस डेल्टा, ये थीटा होगा। ठीक है, ये टर्म आ जाएगी हमारे पास में। समझ में आ रही बात? ये डेरिवेशन करना इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन करोगे तभी क्वेश्चन बनेंगे, है ना। ये मत समझो कि डायरेक्ट मैं एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला लिख के और तुम्हें डायरेक्ट सॉल्व करवा दूं, है ना। डायरेक्ट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला लिख के करवाना होता तो अभी हो जाता, ही कुछ भी नहीं था इसमें।
ये हमारा नेट एम्पलीट्यूड है, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर कोस स्क्वायर डेल्टा प्लस 2A1 A2 कोस डेल्टा प्लस A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा। तो नेट एम्पलीट्यूड आ जाएगा A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर कोस स्क्वायर डेल्टा A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कोस डेल्टा। ये नेट एम्पलीट्यूड होगा A, और इसको अपने लिख देंगे A साइन K1 डॉट R माइनस ओमेगा 1t प्लस थीटा। तो ये रिजल्टेंट वेव होगी हमारे पास में, दैट इज रिजल्टेंट वेव। और थीटा है, रिजल्टेंट वेव में भी एक फेज हो, रिजल्टेंट वेव एक एक्स्ट्रा फेज में होगी विद फर्स्ट वेव। देखो ये है फर्स्ट वेव का फेज डिफरेंस, तो फर्स्ट वेव से थीटा फेज आगे चलेगी रिजल्टेंट वेव, और वो थीटा डिपेंड करेगा डेल्टा पर, है ना। जो रिजल्टेंट वेव होगी वो फर्स्ट वेव के फेज से थीटा आगे रहेगी। अब आगे रहेगी पीछे रहेगी वो तो डेल्टा पे डिपेंड करेगा। यदि थीटा पॉजिटिव है तो आगे रहेगी, थीटा नेगेटिव है तो पीछे रहेगी फेज में। जो रिजल्टेंट वेव है वो फर्स्ट वेव से थीटा आगे भी रह सकती है पीछे भी रह सकती है, वो डिपेंड करेगा फेज डिफरेंस पर, डेल्टा पर। यही सेम उसमें भी आया था अपना, किसमें, ऑसिलेशन में, उसमें अपना पोस्ट ऑसिलेशन में नहीं आया था सेम कॉन्सेप्ट। मैथमेटिकली तो सेम ही कॉन्सेप्ट था ना, कोई डिफरेंस थोड़ी है दोनों कॉन्सेप्ट, मैथमेटिकली तो सेम ही है क्योंकि है तो दोनों ऑसिलेशन ही। नहीं समझ आ रही बात? इसको नोट करो भाई फटाफट से। ठीक है चलो। अब देखो हमारे पास में तो जो रिजल्टेंट वेव आ गया A साइन K1 डॉट R माइनस ओमेगा 1t प्लस थीटा, और टेन थीटा है हमारे पास में A1 साइन डेल्टा प्लस A1 प्लस A2 कोस डेल्टा। ये हमारे पास में टेन थीटा। अब टेन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगी, थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगी, उसके अकॉर्डिंग हमें पता लग जाएगा कि जो फर्स्ट वेव है और जो रिजल्टेंट वेव है उसमें कितना फेज डिफरेंस है, ये हमें पता लग जाएगा भाई। और जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आ गया हमारे पास में, ये आ गया हमारे पास A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कोस डेल्टा, और जो A स्क्वायर हो जाएगा वो A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर 2A1 A2 कोस डेल्टा, और यही हमारे पास में इंटेंसिटी होगी। कोस डेल्टा रिजल्टेंट इंटेंसिटी। अब देखो भाई, अब बात आती है काम की बात आगे की, कोरेंट सोर्स की, इनकोरेंट सोर्स की। अब ये जो डेल्टा है हमारे पास में, ये है K2 डॉट R2 माइनस ओमेगा 2t माइनस K1 डॉट R1 माइनस ओमेगा 1t। ये हमारे पास में डेल्टा है फेज डिफरेंस। तो इस डेल्टा पे डिपेंड करेगा कि जो नेट इंटेंसिटी है वो हमारी मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी या जीरो होगी, क्या इंटेंसिटी होगी हर एक पॉइंट पर, है ना, वो इस डेल्टा पे डिपेंड करेगा। और ये डेल्टा किस पे डिपेंड कर रहा है? ये डेल्टा डिपेंड कर रहा है K2 डॉट R2 माइनस K1 डॉट R1 माइनस ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 t।
तो और ये जो डेल्टा है वो दोनों, वो एक तो हमारे पास में पोजीशन पे भी डिपेंड कर रहा है कि दोनों सोर्स की उस पॉइंट पी से क्या पोजीशन है, या उन दोनों सोर्स से पॉइंट पी की पोजीशन क्या है ना। ये पोजीशन की वजह से फेज डिफरेंस आ रहा है कि दोनों वेव में पाथ डिफरेंस कितना है, कि दोनों वेव ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, ये एक्चुअल में पाथ डिफरेंस की वजह से आ रहा है कि S1 सोर्स और S2 सोर्स इस पॉइंट P से दोनों अलग अलग डिस्टेंस पे है ना, ये डिस्टेंस अलग है, ये डिस्टेंस अलग है, तो डिस्टेंस अलग होने की वजह से एक डिफरेंस आ रहा है, तो दैट इज फेज डिफरेंस ड्यू टू पाथ डिफरेंस। इन दोनों वेव में एक पाथ डिफरेंस है। यदि मैं इस पॉइंट को सेंटर पे ले लूं तो यहां कोई पाथ डिफरेंस नहीं है, R2 और R1 की वैल्यू सेम, मान लो K1 और K2 की वैल्यू भी सेम है ना, मान लो दोनों वेव की वेवलेंथ सेम है, K1 K2 सेम है, तो पाथ डिफरेंस तो कोई भी नहीं है, फिर भी एक फेज डिफरेंस होगा, है ना, इस पॉइंट पर भी एक फेज डिफरेंस है, ये है फेज डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस भाई, फेज डिफरेंस के लिए दो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, एक तो पाथ डिफरेंस और एक फ्रीक्वेंसी डिफरेंस, टाइम। और ये सबसे खतरनाक चीज है भाई, ये जो फैक्टर है, ये फैक्टर क्या करता है, ये फेज डिफरेंस को टाइम डिपेंडेंट बना रहा है। मतलब इस पॉइंट पर जो फेज डिफरेंस डेल्टा है वो टाइम के साथ में चेंज हो रहा है, इस पॉइंट पर जो डेल्टा है वो टाइम के साथ में चेंज हो रहा है। जो डेल्टा है इट इज टाइम डिपेंडेंट क्वांटिटी। तो फेज डिफरेंस हर एक पॉइंट पर, जहां ची पाथ डिफरेंस जीरो हो, पाथ डिफरेंस हो उसकी तो एक अलग बात है, पाथ डिफरेंस हो तो एक फेज डिफरेंस है ही है, पाथ डिफरेंस जीरो हो फिर भी हर एक पॉइंट पे जो फेज डिफरेंस है वो टाइम डिपेंडेंट क्वांटिटी है। अब टाइम डिपेंडेंट है तो इसका मतलब ये नहीं कि इंटरफेरेंस नहीं हो रहा, इंटरफेरेंस तो हो रहा है। इंटरफेरेंस के लिए जरूरी नहीं कि फेज डिफरेंस टाइम डिपेंडेंट हो, टाइम इंडिपेंडेंट हो, इंटरफेरेंस को इससे कोई मतलब नहीं है, इंटरफेरेंस तो होगा ही होगा। पर यदि फेज डिफरेंस टाइम डिपेंडेंट हो गया तो इससे हमारा क्या नुकसान है, इससे हमारा ये नुकसान है कि हर एक पॉइंट पर इंटेंसिटी है वो टाइम डिपेंडेंट हो जाएगी। तुम इंटेंसिटी को मेजर करोगे, एक मान लो टी इक्वल टू जीरो पर तुमने इंटेंसिटी मेजर की, हो सकता है 5 सेकंड बाद में पैटर्न बदल जाए तुम्हारा, अगले 5 सेकंड बाद में फिर पैटर्न तुम्हारा बदल जाएगा, अगले कुछ टाइम बाद में तुम्हारा पैटर्न फिर बदल जाएगा, तो फिर ऑब्जर्व क्या करोगे, है ना, कि जो तुम्हारा इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा यहाँ पे अलग अलग पॉइंट पे जो इंटेंसिटी है वो टाइम के साथ में चेंज हो रही होगी, क्योंकि ये इंटेंसिटी जो नेट इंटेंसिटी है वो भी टाइम का फैक्टर हो जाएगा, क्योंकि डेल्टा टाइम डिपेंडेंट है तो नेट इंटेंसिटी भी टाइम का फैक्टर हो जाएगा। और नेट इंटेंसिटी टाइम का फैक्टर हो जाने की वजह से इंटेंसिटी पैटर्न, जो स्क्रीन के ऊपर हमें इंटेंसिटी पैटर्न दिखेगा वो टाइम के साथ में चेंज हो रहा होगा, है ना। तुम मान लो लैब लैब में बैठ के एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तुमने एक्सपेरिमेंट किया और तुम थोड़ी देर के लिए रुक गए, मान लो ब्रेक ले लिया तुमने, इतनी देर में तुम्हारा पैटर्न खत्म हो जाएगा, पैटर्न चेंज हो जाएगा। तुमने थोड़ी मेजरमेंट की, थोड़ी देर के लिए तुम रुके, तुम्हारा पैटर्न पूरा चेंज हो गया, पूरी की पूरी मेजरमेंट खराब। ये होता है रियलिटी में इंटरफेरेंस। तो मेजरमेंट ये पॉसिबल ही नहीं है, और इंटरफेरेंस तो हो रहा है। अब जो तुम्हें इंटरफेरेंस दिखाई देता है, अपने मान लो इंटरफेरेंस जो तुम्हें प्रैक्टिकल इंटरफेरेंस दिखाई देता है दो सोर्स की वजह से, दो अलग अलग सोर्स की वजह से, वो इंटरफेरेंस तो होता है पर वो पैटर्न टाइम के साथ में चेंज हो रहा होता है, टाइम डिपेंडेंट पैटर्न होता है वो, तो ऑब्जर्वेशन पॉसिबल नहीं होगी, है ना। तो इसकी वजह से क्या होगा, ड्यू टू टाइम वेरिंग फेज डिफरेंस,
ऑब्जर्वेशन ऑफ इंटेंसिटी पैटर्न इज नॉट पॉसिबल। ऑब्जर्वेशन पॉसिबल नहीं है, तो हमें इसको टाइम इंडिपेंडेंट करना है। तो हमें फ्रीक्वेंसी को तो अपने कह देते हैं कि अपने टाइम इंडिपेंडेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी शुड बी सेम। टाइम डिपेंडेंट करने के लिए फ्रीक्वेंसी शुड बी सेम, तो डेल्टा क्या आ जाएगा, K2 डॉट R2 माइनस K1 डॉट R1, सिर्फ ये रह जाएगा, फ्रीक्वेंसी सेम, मतलब दोनों के दोनों जो सोर्स है, मतलब उनकी फ्रीक्वेंसी में कोई डिफरेंस ना हो। फ्रीक्वेंसी सेम करने पर फेज डिफरेंस टाइम इंडिपेंडेंट। अब इंटेंसिटी टाइम इंडिपेंडेंट हो जाएगी, इंटेंसिटी टाइम इंडिपेंडेंट। और इंटेंसिटी जब टाइम इंडिपेंडेंट हो जाएगी, हाँ हाँ, इंटेंसिटी डिफरेंट शो होगा एट डिफरेंट टाइम, तो उसका मेजरमेंट पॉसिबल नहीं होगा, बट इंटरफेरेंस तो होगा, पर मेजरेबल इंटरफेरेंस नहीं होगा जो अपने मेजर कर सकें, जिसको अपने ऑब्जर्व कर सकें। हाँ, तो इसी वजह से हमें भाई, हमें तो मेजर करना है, हमें तो ऑब्जर्व करना है, तो इसी वजह से हमें फ्रीक्वेंसी सेम लेनी पड़ती है, ताकि ये जो फेज डिफरेंस है ये फ्रीक्वेंसी टाइम इंडिपेंडेंट बने सबसे पहले। मतलब टाइम में फ्रीज करना पड़ेगा इस पैटर्न को, या तो टाइम को रोक दो या तो टाइम को स्टॉप कर दो, दो चीजें कर सकते हो तुम, या तो फ्रीक्वेंसी सेम कर लो या तुम टाइम को स्टॉप कर दो। क्या टाइम स्टॉप कर सकते हो? टाइम स्टॉप कर दिया तो फिर मेजरेबल मेजरमेंट करने वाला ही स्टॉप हो जाएगा, फिर मेजर कौन करेगा, है ना। या तो तुम ब्लैक होल के अंदर एंटर कर जाओ, टाइम स्टॉप हो जाए, तो फिर मेजर करने वाला ही नहीं रहेगा, तो मेजर कौन करेगा, है ना। दो चीजें हो सकती है, या तो फ्रीक्वेंसी सेम कर दो या टाइम स्टॉप कर दो, टाइम को फ्रीज कर दो। अब टाइम फ्रीज करना तो भाई हमारे हाथ में नहीं है, वो तो भगवान के हाथ में है, तो भगवान के लिए तो टाइम स्टॉप ही है ना, वो तो कालातीत है। कालातीत कह देते हैं ना अपने, काल से अतीत, कालातीत, काल से परे, काल मतलब टाइम, है ना, काल मतलब होता है टाइम, कि कालातीत है, टाइम से परे है, जिनके लिए टाइम रुका हुआ है। ठीक है, तो या तो टाइम को फ्रीज कर दो, टाइम फ्रीज करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, तो अपने सबसे हमारे लिए बढ़िया तरीका है कि फ्रीक्वेंसी सेम ले लो। अब फ्रीक्वेंसी दो अलग अलग सोर्स की कभी भी सेम हो ही नहीं सकती, कि नेचर कभी भी दो सोर्स को सेम बना ही नहीं सकती, कि दोनों सोर्स सेम फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करो, थोड़ा बहुत डिफरेंस रहेगा ही, कि नेचर कभी भी ऐसे दो सोर्स प्रोड्यूस नहीं करती जिनकी सेम फ्रीक्वेंसी हो। तो फिर अपने क्या करें, नेचर हमेशा कुछ ना कुछ डिफरेंस रखेगी। अब हमारे जो चेहरे मिलते हैं उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस होते हैं ना, ये चेहरे सभी के सेम तो नहीं होते, तो नेचर ने जितने भी सोर्स बनाए हैं उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा, सेम फ्रीक्वेंसी से दो ऑसिलेटर ऑसिलेट नहीं करते, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता ही है। तो फ्रीक्वेंसी सेम नहीं हो सकती कभी भी नेचुरल सोर्स की। तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमने इतना दिमाग लगा के एक ही सोर्स से दो सोर्स बना लेते हैं, एक ही सोर्स से अपने दो सोर्स बना लेते हैं। ठीक है, S1 सोर्स और S2 सोर्स। अब दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, मतलब टाइम फ्रीक्वेंसी की वजह से कोई फेज डिफरेंस नहीं है, तो अपने ये कह सकते हैं फेज डिफरेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, फेज डिफरेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, फेज डिफरेंस इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है। तो अपने फिर ये स्क्रीन ले लेते हैं, ये सेंटर पॉइंट ले लेते हैं, ये पी पॉइंट ले लेते हैं, ये S1P, ये S2P। ठीक है, एक यहाँ से आ रही है लाइट, एक यहाँ से आ रही है, अब दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है,
तो दोनों में जो फेज डिफरेंस होगा वो सिर्फ इसकी वजह से होगा। मान लो दोनों की वेवलेंथ भी सेम है तो K1 और K2 की वैल्यू भी सेम है ना, तो जो फेज डिफरेंस होगा वो होगा K, इसको अपने डायरेक्ट ये भी लिख लो चाहिए तुम इसको, K बाहर ले लोगे, R2 वेक्टर माइनस, या तुम इसको ऐसे लिख लो K डॉट R को तुम यदि तुम्हें लिखना हो तो इस टाइप से तुम लिख सकते हो। मान लो दोनों की वेवलेंथ भी सेम हो, K इंटू पाथ डिफरेंस, ये लिख सकते हो तुम। इन जनरल इसको ये लिख सकते हो K इंटू पाथ डिफरेंस, K है 2π/λ इंटू दोनों वेव के बीच में पाथ डिफरेंस, ये इसको लिख सकते हो तुम। यदि दोनों की वेवलेंथ सेम हो, फ्रीक्वेंसी तो सेम हमने ले ली, तो दोनों की वेवलेंथ भी सेम हो, क्योंकि वेलोसिटी सेम होगी तो दोनों की वेवलेंथ भी सेम हो ही जाएगी, फ्रीक्वेंसी सेम है तो इसको अपने लिख सकते हैं 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस। क्या ये बात समझ में आ रही है इतनी सभी को? तो मतलब अब कंप्लीट इंटेंसिटी का जो डिपेंडेंस रह गया वो पूरा पाथ डिफरेंस पे डिपेंडेंट है, कि हर एक पॉइंट पे अलग अलग पाथ डिफरेंस हो सकता है। पाथ डिफरेंस मतलब दोनों वेव जो ट्रेवल कर रहे हैं उसके पाथ में कितना डिफरेंस है, तो पाथ डिफरेंस की वजह से एक फेज डिफरेंस आएगा। यदि दोनों वेव की वेवलेंथ सेम है, फ्रीक्वेंसी तो सेम रखनी ही पड़ेगी हमें क्योंकि टाइम इंडिपेंडेंट बनाना है, और इन्हीं दोनों सोर्स को अपने कहते हैं कोरेंट सोर्स। तो क्या इंटरफेरेंस के लिए कोरेंट सोर्स की जरूरत है? क्या इंटरफेरेंस होने के लिए कोरेंट सोर्स की जरूरत है? नेचुरल इंटरफेरेंस फिनोमिना होने के लिए क्या कोरेंट सोर्स की जरूरत है? कोरेंट सोर्स की क्यों जरूरत है हमें, ये बताओ। कोरेंट सोर्स की हमें जरूरत है ऑब्जर्वेशन के लिए, होने के लिए कोई कोरेंट सोर्स की जरूरत नहीं है, हो तो वो वैसे भी रहा है ना। पाथ डिफरेंस निकाल लो भाई। मान लो अब यहां से मान लो ये ओरिजिन है हमारा, ये ओरिजिन ले लेते हैं अपने, ये हमारे पास में d डिस्टेंस है, ये दोनों स्लिट के बीच की जो डिस्टेंस है वो स्मॉल d है, ये एंगल अपने थीटा ले लेते हैं, ये एंगल मैंने थीटा ले लिया। ठीक है, तो यहां से कि यदि मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं, मान लो ये मैंने परपेंडिकुलर, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये एन पॉइंट, यदि मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दी तो ये थीटा है, तो ये वाला एंगल भी लगभग थीटा ही होगा, ये वाला एंगल, क्योंकि हमने यहाँ पे d की वैल्यू है वो स्मॉल d से काफ़ी ज़्यादा लार्ज लेंगे, स्क्रीन है वो काफ़ी ज़्यादा दूर रखेंगे, तो ये एंगल भी हमारे पास में थीटा ही होगा, ये एंगल। ए बी एन, ये थीटा, और ये है डी, तो ये हमारे पास में पाथ डिफरेंस होगा बी एन। जो पाथ डिफरेंस हमारे पास में बी एन होगा वो होगा डी कॉस थीटा, डी साइन थीटा। साइन थीटा क्या होगा, देखो साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, तो बी एन होगा हमारे पास में ए बी साइन थीटा, और ए बी होगा हमारे पास में डी साइन थीटा, दैट इज पाथ डिफरेंस। मतलब इस पॉइंट के बाद में दोनों वेव सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, ये सेम डिस्टेंस है, तो डिफरेंस पाथ में यही हुआ ना, बी एन, जो पाथ में डिफरेंस हुआ दैट इज बी एन, तो बी एन होगा डी साइन थीटा। तो फेज डिफरेंस कितना आ जाएगा, 2π/λ इंटू डी साइन थीटा, दैट इज फेज डिफरेंस।
ऑफ टू कोरेंट सोर्स। अब इंटेंसिटी अपने देखते हैं अलग अलग फेज डिफरेंस के अकॉर्डिंग। क्या कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है भाई? चलो देखो भाई, रिजल्टेंट इंटेंसिटी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी आई इक्वल टू A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर 2A1 A2 कोस डेल्टा। यदि डेल्टा की वैल्यू, यदि कोस डेल्टा की वैल्यू, केस फर्स्ट, यदि कोस डेल्टा की वैल्यू मैं कह दूं कि 1 हो जाए, है ना, तो डेल्टा क्या होगा हमारे पास में 2n पाई, n की वैल्यू 0 1 2 3 एंड सो ऑन। यदि डेल्टा की वैल्यू, कोस डेल्टा की वैल्यू 1 हो जाए तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी होगी, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2। तो इसको अपने क्या लिख सकते हैं, A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास में रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी, और इसको अपने √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि I1 है A1 स्क्वायर और I2 है A2 स्क्वायर। तो डेल्टा यदि 2n पाई है, n की वैल्यू 0 1 2 3 4, तो कोस डेल्टा की वैल्यू हमारे पास में हमेशा 1 होगी। डेल्टा की वैल्यू 2n पाई का मतलब जो हमारे पास में 2 पाई/λ इंटू पाथ डिफरेंस d साइन थीटा, तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, तो d साइन थीटा आ गया n λ फॉर मैक्सिमा। n की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6, है ना, मतलब लैम्डा का यदि मल्टीपल हो पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस दोनों वेव के बीच में लैम्डा का मल्टीपल हो, वेवलेंथ का मल्टीपल हो, वेवलेंथ का इंटीग्रल मल्टीपल हो, मतलब एक वेव और दूसरी वेव में जो पाथ का डिफरेंस है वो लैम्डा का मल्टीपल हो, या लैम्डा हो 2λ हो 3λ हो या 0 हो, है ना, 0 हो तो वो तो 0 ही हो जाएगा, λ 2λ 3λ 4λ 5λ, तो इंटेंसिटी की वैल्यू है वो मैक्सिमम होगी, दैट इज द मैक्सिमम इंटेंसिटी, है ना। इसको अपने I1 प्लस I2 2 √I1 I2 भी लिख सकते हैं। यदि एम्पलीट्यूड सेम है, यदि सेम एम्पलीट्यूड है, यदि मान लो इनिशियली दोनों के एम्पलीट्यूड सेम है, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी आ जाएगी 4a स्क्वायर। इन जनरल जो इंटेंसिटी आ जाएगी हमारे पास में a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कोस डेल्टा, तो 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कोस डेल्टा, तो 2a स्क्वायर 1 प्लस कोस डेल्टा, 2a स्क्वायर 1 प्लस 2 कोस स्क्वायर डेल्टा बाय 2 माइनस 1, तो 4a स्क्वायर बाय 2, कोस 2 थीटा होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो कोस डेल्टा हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर डेल्टा माइनस 1, ठीक है। तो 2 1 से 1 कैंसिल आउट, तो 4a स्क्वायर कोस स्क्वायर डेल्टा बाय 2, ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी है यदि दोनों के एम्पलीट्यूड सेम है। हाँ, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या मैक्सिमम इंटेंसिटी, इसको अपने कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी कह देते हैं, दैट इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। इसको अपने कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी कह देते हैं।
मतलब ऐसे पॉइंट स्क्रीन के ऊपर या स्पेस में, ऐसे पॉइंट जिन पॉइंट पर फेज डिफरेंस 2n पाई का हो या पाथ डिफरेंस n लैम्डा का हो, उन पॉइंट पर इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। स्पेस में, पूरे स्पेस में कहीं भी हो वो पॉइंट, जरूरी नहीं कि स्क्रीन के ऊपर ही हो। स्क्रीन तो हमने रख दी ऑब्जर्व करने के लिए, स्क्रीन ना रखते तब भी इंटरफेरेंस तो है ही ना। यदि तुम स्क्रीन ना रखो, इंटरफेरेंस तो पहले से ही हो रहा है। स्क्रीन रख दी तो विजुलाइज होने लग गया, वो स्क्रीन रखने से दिखने लग गया। बट यदि स्क्रीन ना रखो तो भी इंटरफेरेंस तो है ही। यदि तुमने ये स्क्रीन ना रखी होती तो इंटरफेरेंस तो प्रेजेंट ही है ना स्पेस में, पर उसको देखना है तो तुमने स्क्रीन रख दी कि कैसा दिख रहा है। ठीक है, तो इंटरफेरेंस तो प्रेजेंट है ऑलरेडी। अब एक वेव तो आएगी नहीं, इन्फिनाइट नंबर ऑफ वेव आएगी, है ना। एम्पलीट्यूड सेम है तो ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी, डेल्टा की वैल्यू 2n पाई पुट कर दोगे तो ये 4a² आ जाएगा। ठीक है, और पाथ डिफरेंस d sin थीटा n लैम्डा। मिनिमा की अपने बात करेंगे। फॉर मिनिमा, या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की अपने बात करें तो इंटेंसिटी की वैल्यू हमारे पास में, इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी? इंटेंसिटी की वैल्यू यदि एम्पलीट्यूड अलग अलग है, अपने एम्पलीट्यूड अलग अलग की बात कर रहे हैं, तो कोस डेल्टा की वैल्यू शुड बी -1। तो डेल्टा इज इक्वल टू 2n प्लस हाफ लैम्डा, है ना। n की वैल्यू n प्लस हाफ लैम्डा लिख सकते हो, 2n की जरूरत क्या है, n प्लस हाफ लैम्डा, n प्लस हाफ लैम्डा, n की वैल्यू 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। 0 पुट करोगे तो लैम्डा बाय 2, ठीक है, सॉरी लैम्डा नहीं, n प्लस हाफ पाई। तो n की वैल्यू 0 पुट करोगे तो पाई बाय 2, नहीं उल्टा लिख दिया ना, उल्टा लिख दिया। ये तो आएगा, इस पे आता है ना कोस, पाई, 3 पाई, 5 पाई, इस पे आता है। तो ये आएगा 2n+1 पाई, है ना। तो n की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो पाई, n की वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो 3 पाई, 0 या 2n-1 लिख दो तो 1 से शुरू हो जाएगा, -1 लिख दो, 1 से शुरू हो जाएगा वो, क्योंकि 0 तो हमने सेंटर के लिए रिजर्व कर दिया। तो n इक्वल टू 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ये लिख लो। ठीक है, प्लस लिखोगे तो n प्लस मत लिखो, माइनस लिख लो, क्योंकि n इक्वल टू 0 हमने इसके लिए रिजर्व कर दिया सेंटर के लिए। ठीक है, तो ठीक है, तो n 1, 2, 3, तो ये 1, 2, 3 रखेंगे तो पाई, 3 पाई, 5 पाई, तो इंटेंसिटी हो जाएगी a1² प्लस a2² -2 a1 a2 1, तो a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर, दैट इज मिनिमम इंटेंसिटी, √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। यदि a1 इक्वल टू a2 है तो मिनिमम इंटेंसिटी हो जाएगी 0। तो पाथ डिफरेंस हो जाएगा, पाथ डिफरेंस d sin थीटा इक्वल टू 2n-1 बाय 2n-1 पाई 2 पाई बाय लैम्डा इंटू d sin थीटा। पाई से पाई कैंसिल आउट, तो d sin थीटा आ गया n-हाफ लैम्डा, तो n की वैल्यू 1, 2, 3। तो पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2, 3 लैम्डा बाय 2, 5 लैम्डा बाय 2 एंड सो ऑन। ठीक है भाई,
चलो नोट करो भाई इसको, दैट इज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ग्राफ बनाते हैं भाई इसका, देखो देखो एक बढ़िया ग्राफ बनाते हैं इसका स्क्रीन के ऊपर। तो ये हमारे पास में स्क्रीन है ना, और ये हमारे पास में इसका सेंटर पॉइंट है, और ये यहाँ पे दो सोर्स बना लो, ये S1 सोर्स बना लो, ये S2 सोर्स है, और ये S सोर्स है हमारे पास में, दोनों सेम डिस्टेंस पे बना लो, ये S2 सोर्स, और ये जो डिस्टेंस है ये D डिस्टेंस है, और यहाँ से अपने लोकेशन देख रहे हैं अलग अलग पॉइंट की। तो सबसे पहले देखो सेंटर में पाथ डिफरेंस 0, तो सेंटर में थीटा की वैल्यू 0। देखो मैक्सिमा के लिए जो आएगा हमारे पास में d साइन थीटा इक्वल टू n लैम्डा, n की वैल्यू 0 1 2, और तो साइन थीटा आ गया n लैम्डा बाय d, तो थीटा आ गया साइन इनवर्स n लैम्डा बाय d, दैट इज द एंगुलर पोजीशन ऑफ रिजल्टेंट वेव एट स्क्रीन। ठीक है, और मिनिमा के लिए d साइन थीटा इक्वल टू n माइनस हाफ लैम्डा, n की वैल्यू 1 3 5, सॉरी n की वैल्यू 1 2 3, और तो साइन थीटा आ गया n माइनस हाफ लैम्डा बाय d, तो थीटा आ गया साइन इनवर्स n माइनस हाफ लैम्डा बाय d। ठीक है, हाँ चलो अब देखो सेंटर में हमारे पास में ये हो गया हमारे पास में लैम्डा इक्वल टू 0, लैम्डा 0 नहीं, d साइन थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू 0, ये तो हो गया थीटा इक्वल टू 0, ये तो हो गया सेंट्रल मैक्सिमा, n की वैल्यू 0, तो 0 कब होगा जब थीटा की वैल्यू 0 होगी, सेंट्रल मैक्सिमा। ठीक है, इससे ऊपर हमारे पास में अब थीटा की वैल्यू अपने बढ़ाते जाएंगे, n की वैल्यू यहाँ 1 पुट करूंगा तो मैं लैम्डा बाय डी, यहाँ n की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो ये लैम्डा बाय 2d, तो ये वाला थीटा इस थीटा से कम है ना। थोड़ा सा अपने थीटा बढ़ाएंगे तो पहले ये आएगा फिर ये आएगा, पहले मिनिमा आएगा फिर मैक्सिमा आएगा, तो अपने थोड़ा सा थीटा बढ़ाएंगे तो ये आएगा हमारे पास में थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स लैम्डा बाय 2d, फिर थीटा आएगा साइन इनवर्स लैम्डा बाय d, है ना। n की वैल्यू, ये भी n की वैल्यू 1 के लिए, ये भी n की वैल्यू 1 के लिए, n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 3 लैम्डा बाय 2d, तो नेक्स्ट पॉइंट साइन इनवर्स 3 लैम्डा बाय 2d, फिर आएगा साइन इनवर्स 2 लैम्डा बाय d। ठीक है, तो ये सारे हमारे पास में अलग अलग पोजीशन होगी, एंगुलर पोजीशन, है ना। ये मैक्सिमा की कंडीशन है, ये मिनिमा, ये मैक्सिमा, फिर ये मिनिमा, फिर ये मैक्सिमा, तो ऐसे चलेगा, है ना। तो थीटा की अलग अलग वैल्यू,
ये थीटा है फर्स्ट मिनिमा का, ये थीटा है फर्स्ट मैक्सिमा का, ये थीटा है सेकंड मिनिमा का, ये थीटा है सेकंड मैक्सिमा का। तो सभी की थीटा अलग अलग है। ऐसे ही नीचे बन जाएंगे, जैसा पैटर्न ऊपर बन रहा है वैसा ही सेम पैटर्न नीचे बनेगा इस तरफ, है ना। वो बना लो भाई, तुम खुद से बना लो। ये एंगुलर पोजीशन है भाई सभी मिनिमा मैक्सिमा की एंगुलर पोजीशन। दीज आर दी एंगुलर पोजीशन, ठीक है। एन की वैल्यू 1 के लिए आएगा λ/2d, एन की वैल्यू 2 के मिनिमा मिनिमा वाले, पहले मैक्सिमा फिर मिनिमा फिर मैक्सिमा फिर मिनिमा फिर मैक्सिमा। मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा कहाँ बना, मैक्सिमा मिनिमा बना ना। सेंटर में मैक्सिमा फिर मिनिमा फिर मैक्सिमा फिर हाँ, तो सेंटर में बनेगा मैक्सिमा। सेंटर में कहाँ मिनिमा बन रहा है, सेंटर में तो मैक्सिमा बन रहा है ना। थीटा की वैल्यू 0 है, इंटेंसिटी 0 थोड़ी ना है। ये मैक्सिमा मिलेगा हमें, एक सेकेंड, यहाँ मिनिमा मिलेगा, यहाँ मैक्सिमा मिलेगा, यहाँ मिनिमा, यहाँ फिर मैक्सिमा और फिर यहाँ मिनिमा। तो ये यहाँ ये मैक्सिमा, ये मिनिमा, ये मैक्सिमा, ये मिनिमा। तो इस मिनिमा से इस टाइप से ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है। सेंटर में मैक्सिमा होगा, फिर मिनिमा, फिर मैक्सिमा, फिर मिनिमा, फिर ये मैक्सिमा, आगे जाके वो मिनिमा बनेगा। हाँ ठीक है, तो इस टाइप का ये पैटर्न बनेगा। इंटेंसिटी मैक्सिमा की सभी की 4a² और मिनिमा की सबकी 0 यदि एम्पलीट्यूड सेम है तो। इफ एम्पलीट्यूड आर सेम तो सभी मैक्सिमा की जो इंटेंसिटी है वो 4a² और सभी मिनिमा की इंटेंसिटी 0, है ना। यदि एम्पलीट्यूड सेम है, ये हमने निकाला है, इफ एम्पलीट्यूड आर सेम सभी मैक्सिमा की इंटेंसिटी 4a² और सभी मिनिमा की इंटेंसिटी 0। यदि एम्पलीट्यूड अलग अलग है तो 4a² नहीं आएगा, है ना। यदि इफ एम्पलीट्यूड आर सेम तो सभी मैक्सिमा की इंटेंसिटी 4a² और सभी मिनिमा की इंटेंसिटी 0, ठीक है। तो nth मिनिमा पहले आएगा, nth मैक्सिमा बाद में आएगा। n की वैल्यू यदि 1 से स्टार्ट कर रहे हो तो n इक्वल टू 0 तो रिजर्व फॉर सेंट्रल मैक्सिमा। n की वैल्यू 1 पे मिनिमा पहले आएगा फिर मैक्सिमा आएगा। तो nth ऑर्डर मिनिमा पहले आएगा, nth ऑर्डर मैक्सिमा बाद में आएगा। जैसे मान लो n की वैल्यू 1 ले ली तो फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा पहले आएगा, फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा बाद में आएगा। बीच वाले को अपने सेंट्रल मैक्सिमा कहेंगे, इसको अपने कह देते हैं सेंट्रल मैक्सिमा। और ये आगे फर्स्ट सेकंड थर्ड चलते जाएंगे। तो पहले आएगा nth ऑर्डर मिनिमा, फिर आएगा nth ऑर्डर मैक्सिमा। तो दोनों में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकते हो, एंगुलर
दोनों का जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है, दोनों के थीटा का डिफरेंस निकाल सकते हैं, इन दोनों का थीटा का डिफरेंस। बाकी इसका ज़्यादा यूज़ नहीं है, अपने निकालेंगे इन दोनों की फ्रिंज विड्थ कैलकुलेट करेंगे अपने, है ना। फ्रिंज विड्थ वो अपने कल वाली क्लास में करेंगे, ठीक है। फ्रिंज विड्थ, और जब दो स्लिट के बीच में अपने प्लेस कर दें ग्लास प्लेट, तब क्या होगा वो भी अपने कल डिस्कस करेंगे। हाँ सोर्स सेम है तो जरूर, हाँ सोर्स सेम है तो एम्पलीट्यूड सेम होगा, पर जरूरी नहीं है, इट इज़ नॉट नेसेसरी। सोर्स सेम होने पर ये स्लिट की तुमने मान लो विड्थ सेम नहीं रखी, है ना, ये जो स्लिट S1 और S2 ली यहाँ, हाँ जैसे मान लो यहाँ पे तुमने, एक सेकेंड रुको भैया, आईपैड गिर गया, बच गया भाई, अभी तो नुकसान हो जाता बहुत। हाँ बच गया भाई, बच गया आज तो। चलो, इसमें ये है कि हमारे पास में, क्या कह रहा था मैं, हाँ एम्पलीट्यूड है वो सोर्स की जो विड्थ है उस पर डिपेंड करता है। ये क्वेश्चन भी मैं करवाऊंगा तुम्हें, ऐसे एक दो क्वेश्चन भी है कि एम्पलीट्यूड इनके डिपेंड करता है कि इनकी विड्थ कितनी ली है हमने, उस पर भी डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड। वो अपने डिफ्रैक्शन में भी आएगा, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न, उसमें भी तुम्हें आइडिया लगेगा इसके बारे में। हाँ बच गया भैया आज तो ना, पूरा ऐसे उल्टा गिर गया नीचे की तरफ, है ना। तो इतनी हाइट से गिरा, इतनी हाइट से पूरा ऐसे नीचे की तरफ गया। वो तो शायद कवर की वजह से बच गया मेरे को लग रहा है, नहीं तो आज तो जाता ही है ना। 70-80 हज़ार रुपये का डायरेक्ट नुकसान था आज। हाँ स्क्रीन भी हाँ स्क्रीन भी ऐसे गिरी थी पूरी, है ना, पूरी ऐसे स्क्रीन गिर गई थी। चलो कोई नहीं, हो जाता जो हो जाता है ना, अब क्या कर सकते हैं उसमें। चलो भाई, हाँ तभी बच गया मेरे हिसाब से। हाँ बढ़िया है भाई, बिल्ड क्वालिटी यदि अफोर्ड कर सकते हो तो बढ़िया चीज़ है, मैं तो कह रहा हूँ। यदि तुम अफोर्ड अभी कर सकते हो तो आईपैड बढ़िया चीज़ है सबसे, है ना। आईपैड ले लो या कोई टैब ले लो, पर आईपैड बढ़िया है भाई। अफोर्ड कर पा रहे हो, कुछ सेविंग है तुम्हारे पास में, हाँ तो कुछ ऐसी चीज़ है जो तुम्हें, मतलब सही में इन्वेस्टमेंट करना है किसी चीज़ में, एक काम की चीज़ में इन्वेस्टमेंट करना है, तो आईपैड सबसे बढ़िया चीज़ है। ये तुम स्टूडेंट लाइफ में हो तो भी, आगे तुम प्रोफेशनल लाइफ में जाओगे तो भी, चीज़ वो टीचिंग के लिए जा रहे हो चाहे तुम किसी भी काम के लिए जा रहे हो, है ना, तो बेस्ट चीज़ है सबसे। क्योंकि इसकी वजह से तो मेरे प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, है ना। जब जब से मैंने आईपैड लिया है, ये तब से मैंने नोटबुक और रफ नोट और ये तो मैंने करना देखा ही नहीं कि कब मैंने पेज पे बहुत ज़्यादा लिखा हो, है ना, कब नोट्स बनाए हो मैंने अपनी नोटबुक में, वो तो मैंने किया ही नहीं। सब कुछ इसी से ही हो जाता है, सारी पीडीएफ्स रख लो, सारे नोट्स रख लो, सब कुछ इसके अंदर रख लो, है ना। ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है भाई, यदि इन्वेस्टमेंट कर सकते हो अभी तो इस पे ही करना, बाकी चीज़ों पे मत करना, ठीक है। हम्म, चलो, हाँ भाई मैं गंगानगर से ही हूँ मैं, हाँ गंगानगर राजस्थान। चलो बाकी अपने कल डिस्कस करेंगे, ठीक है भाई।